हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न बैचलर ऑफ एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि मूल्यांकन की विधियाँ कौन कौन सी होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप चाहे टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम में यह टॉपिक पूछा जाता है। आप बीएड स्टूडेंट हो या किसी भी स्टेट लेवल की टेट की तैयारी कर रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, हम बिना किसी देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इवोल्यूशन क्या होता है, उसके मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो इवोल्यूशन को जानने से पहले हम बात करेंगे असेसमेंट की, आकलन की। आकलन क्या होता है? आकलन सूचनाओं का एकत्रीकरण करना होता है। किसका? किन सूचनाओं का, किन की सूचनाओं का एकत्रीकरण करना होता है? तो यहाँ पर स्टूडेंट की सूचनाओं का एकत्रीकरण करने की प्रक्रिया को हम आकलन कह सकते हैं। आकलन का जो प्रोसेस होता है, असेसमेंट का जो प्रोसेस होता है, वो क्या होता है? कंटिन्यू साल भर चलते रहता है। ठीक है, कंटिन्यू, ये ऑनगोइंग प्रोसेस कह सकते हैं। इसे हम असेसमेंट मतलब जैसा हम बोलते हैं कि थोड़े थोड़े टाइम पर हम बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके बाद उसका ऑब्जर्व करने के बाद हम रिजल्ट देखते हैं, उनको जज करते हैं। ये आपका असेसमेंट कहलाएगा। छोटा छोटा पार्ट आपका असेसमेंट कहलाएगा। इसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है। ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है, मतलब रचनात्मक आकलन। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? जो हमारी टीचिंग के साथ साथ चलता है, जो क्या होता है, सीखने के लिए बच्चों को हेल्प करता है, वो आपका क्या कहलाएगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हमारे टीचिंग के साथ चल रहा है, जो स्टूडेंट की हेल्प करता है, वो आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाएगा। यहाँ पर हम कैसे पर जोर देते हैं, मतलब बच्चों का असेसमेंट हमें कैसे करना है, वो क्या कहलाएगा? आपका आकलन कहलाएगा। इस आकलन का लास्ट प्रोसेस, मतलब हम साल भर बच्चों को कैसे उसका आकलन किए, किन किन मेथड का यूज़ करके हम बच्चों को जज किए, तो वो आपका असेसमेंट कहलाएगा। अब बात आती है इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन क्या होता है? किसी न किसी मेज़रमेंट में हमको कुछ न कुछ टेक्निक, टूल्स की आवश्यकता होती है। तो जो मेज़रमेंट होता है या फिर इवोल्यूशन होता है, इसका मतलब है कि हम इसमें किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के मूल्य का अंकन करते हैं, उसकी वैल्यू जजमेंट करते हैं। ठीक है, उसका हम लर्निंग आउटकम देखते हैं, हमें लास्ट में क्या प्राप्त हुआ, इन चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये होगा आपका, क्या कहलाएगा? ये होगा आपका समेटिव इवोल्यूशन। ठीक है, तो किसी भी हम व्यक्ति के उसमें जो उपस्थित गुणों की मात्रा का क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव जो विवरण है, वही आपके इवोल्यूशन को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन के द्वारा हम, एक टीचर क्या करता है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस में बच्चों को जो भी नॉलेज देता है, तो उसको किस सीमा तक, ठीक है, उसके बिहेवियर में चेंज आता है, ये बिहेवियर में चेंज लाने के लिए जो प्रयास करता है, वो उसका इवोल्यूशन कहलाता है। तो हमारे पास यहाँ पर मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन में ऐसा नहीं होता कि हम उसके सिर्फ क्वालिटी को ही जज करें, उसकी हम क्वांटिटी को भी जज करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर क्वांटिटी देखते हैं कि उसने 100 में कितना नंबर लाया, 100 में 80 नंबर लाए, तो उसकी क्या हो गई? मात्रा हो गई, उसकी क्वांटिटी हो गई। लेकिन अगर हम उसकी रैंक देख रहे हैं, तो उसका क्या कहलाएगा? क्वालिटिव कहलाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मूल्यांकन की विधियाँ भी क्या होती, जब मूल्यांकन क्वालिटी में होता है और क्वांटिटी में हो सकता है, तो उसका मेथड भी क्वालिटी और क्वांटिटी में हो सकता है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे जो मेथड ऑफ इवोल्यूशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो मूल्यांकन की जो विधियाँ होती है, ठीक है, वो 2 पार्ट में डिवाइड की गई है, जिसमें से है आपका क्वांटिटेटिव, ये न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, मात्रात्मक विधि, और है आपका दूसरा है आपका क्वालिटेटिव, गुणात्मक विधि। सबसे पहले हम इसकी फ़िलहाल बात करते हैं क्वालिटेटिव। जो क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव होते हैं, मतलब इसमें हम किसी का डिस्क्रिप्शन बताते हैं, उस चीज़ की वैल्यू क्या है, उसके गुण क्या है, ठीक है,
तो हम जब बच्चे का बिहेवियर, उसकी एटीट्यूड, उसका वैल्यू क्या है, जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके ट्रेट्स को देखते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, उसके गुणों को देखते हैं, तो हम इन विधियों का क्वालिटेटिव मेथड का यूज़ करते हैं। क्वालिटेटिव जो मेथड है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से है आपका टूल्स एंड टेक्निक। हर टेक्निक में हमें कुछ ना कुछ टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो क्वालिटेटिव मेथड है इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम सिर्फ क्वांटिटेटिव मेथड्स की ओर चलते हैं। देखिए, जो क्वांटिटेटिव मेथड्स होता है वो न्यूमेरिकल होता है, जिसको हम अंकों में शो करते हैं, ठीक है, कि उसने कितने नंबर्स पाए। इस वीडियो में हम टोटल क्वांटिटेटिव मेथड की बात करेंगे। जब किसी बच्चे का हम क्वांटिटेटिव मेथड के द्वारा मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं, इसमें हम ये देखेंगे। जो क्वांटिटेटिव मेथड है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके 3 टेस्ट बोला जा सकता है। कौन कौन से होते हैं आपके? फर्स्ट है रिटन, सेकंड है ओरल, थर्ड है प्रैक्टिकल। रिटन मतलब लिखित, ओरल मौखिक, और आपका प्रैक्टिकल प्रायोगिक। यहाँ पर सबसे पहले हम रिटन की बात करते हैं। जो रिटन वाले पार्ट को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन सा होकर? आपका एसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें से ये एसे टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप ये आपके मेन टेस्ट हैं। इसमें से ही क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं रिटन मतलब लिखित। लिखित के अंतर्गत आपको कितने बताए मैंने? 3 टाइप टेस्ट बताए, एसे टाइप या मेथड बताए, शॉर्ट आंसर टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप। हमको बच्चों को क्या करना, इवैल्यूएट करना है, वो उसका मूल्यांकन करना है। तो मूल्यांकन के लिए हमने यहाँ पर फिलहाल रिटन के अंतर्गत 3 मेथड लगाए हैं। फर्स्ट है आपका एसे, सेकंड है शॉर्ट आंसर, थर्ड है ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम किसे देखेंगे? एसे टाइप देखते हैं। देखिए, जो निबंधात्मक प्रश्न की बात करते हैं, एसे मतलब निबंधात्मक प्रश्न। तो हम यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न से मतलब ऐसा लगा सकते हैं, ऐसे मेथड्स को लगा सकते हैं जिसमें क्या है, स्टूडेंट किसी भी प्रश्न को उसमें लिखित रूप से पूछा जाता है तो वो उसका आंसर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो मेथड होता है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है। इसमें स्टूडेंट्स को अपने आंसर एकदम डिटेल में देने होते हैं, मतलब आंसर की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। इसका एक बेनिफिट ये होता है कि इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो थॉट होते हैं, उनके विचार होते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो पूर्णतः स्वतंत्र रहता है। उसमें कोई उसको बाउंडेशन नहीं होता है। साथ ही साथ उसके जो बालक का अचीवमेंट है, अचीवमेंट के साथ साथ उसका एक्सप्रेशन हो गया, लिखने की क्षमता हो गई, ठीक है, फिर है उसका इंटरेस्ट हो गया, उसका एटीट्यूड हो गया है, उसके स्किल्स हो गया, उसका हम सही सही यहाँ पर इवोल्यूशन कर सकते हैं। ये इसके बेनिफिट्स हैं। इसके साथ साथ इसके बेनिफिट्स और हम क्या बोल सकते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के, कि इसमें जो बच्चे जो स्टूडेंट रहते हैं उसको विचारों की जो उनके जो थॉट्स है उसको एक्सप्रेस करने का फ्रीडम रहता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर इनकरेज ऑफ वाइडर स्टडी मतलब विस्तृत अध्ययन को भी प्रोत्साहित देते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है उसका डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स का भी होता है, क्योंकि वो इसमें लिखने की क्षमता, ठीक है, उस गति का भी विकास होता है। इसके बाद है इसमें अगर हम इसके कुछ डिमेरिट्स देखते हैं तो इसमें ऑफ लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होता है उसका इवोल्यूशन कर रहा है तो वो अपने विवेक अपनी वैल्यू के आधार पर कर रहा है, तो इसमें वस्तुनिष्ठता नहीं दिखती है। इसमें हमको टाइम अधिक लगता है इसको जज करने में। ये हुई ऐसे टाइप की बात, ठीक है। इसके बाद देखिए शॉर्ट आंसर में नंबर्स के आधार पर इसमें क्वेश्चंस का बनाए जाते हैं। फिर है आपका है ऑब्जेक्टिव टाइप। जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? आपके रिटन मेथड के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इन जो प्रश्न हैं ये इनकी खास विशेषता क्या होती है ऑब्जेक्टिव टाइप की, कि इनके जो आंसर्स रहेंगे वो निश्चित होंगे, ठीक है, जिससे जो इवैल्यूएटर होता है
और जो स्टूडेंट होते हैं, दोनों को क्या होता है, मूल्यांकन करने में सहूलियत होता है। आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, देखिए आप देखते होंगे, तो वो सब एग्ज़ाम किस पर बेस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पर होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें स्टूडेंट्स को आंसर कम लिखना पड़ता है, या फिर टिक लगाना पड़ता है, या फिर एकदम शॉर्ट में लिखना पड़ता है। कुछ में इसमें क्या है, प्रश्नों के उत्तर कुछ विकल्प होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव में दिए होते हैं, कहीं पे यस नो पे दिया होता है, किसी में इसमें से कुछ विकल्प दे दिए रहते हैं, उसमें से सही उत्तर चुनकर लिखना होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये प्रश्न जो भी रहते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इसमें एक निश्चित उत्तर होता है। ठीक है, मान लो कोई स्टूडेंट है, अगर उस उत्तर जो भी आंसर है उसके अलावा दूसरा आंसर देता है, तो इस टीचर क्या कर सकता है, उसको एक्स्ट्रा नंबर नहीं दे सकता है। यहाँ पर देखिए, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के 2 टाइप्स में बांटा गया है। इसके 2 प्रकार होते हैं, आपका रिकॉल टाइप और रिकॉग्नाइजेशन टाइप। मतलब रिकॉल प्रत्यास्मरण रूप में रहता है, और आपका है रिकॉग्नाइजेशन मतलब प्रत्याभिज्ञान। रिकॉल मतलब क्या होता है, कोई भी हमारे माइंड में कुछ रहता है, ठीक है, पहले से जिसके बारे में नॉलेज रहता है, उसको हम रिकॉल कर कर, याद कर कर सामने प्रेजेंट करते हैं। तो हम पहले सबसे पहले क्या देखते हैं, रिकॉल टाइप वाले क्वेश्चंस देखते हैं। रिकॉल टाइप का मैंने अभी मतलब बताया है। रिकॉल क्या होता है कि हम अपने मेमोरी के आधार पर, या उसको हम रिकॉल याद करके जो आंसर हम देंगे, जिसके आधार पर वो आपके रिकॉल करेंगे। ये 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल रिकॉल टाइप और फिल इन द ब्लैंक्स। सिंपल रिकॉल टाइप का मतलब क्या होता है, इसमें हम जनरली सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जिसका एक स्पेसिफिक आंसर होता है। तो इसका आंसर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी स्मरण शक्ति या मेमोरी को रिकॉल करके इसका उत्तर देते हैं, और इस प्रकार के जो प्रश्न है उसके उत्तर देने के लिए एक निश्चित जगह होती है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि चुंबक के ध्रुवों का नाम क्या है, तो आपको उस ध्रुव का नाम याद करके वहाँ पर लिखना है। इसके बाद है सेकंड है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सभी जानते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, एक स्टेटमेंट दिया रहता है, या फिर इसको आप बोल सकते हैं इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। तो इसको हमको अपनी मेमोरी के आधार पर या रिकॉल करके उस जो अपूर्ण इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है उसको कंप्लीट स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना रहता है। जैसे मान लो कि दूरदर्शन का आविष्कार डैश 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 ने किया, मतलब वहाँ पर आपके क्या रहेगा, एक जगह खाली रहेगी, वहाँ पर आपको याद करके उस जगह को फिल करना है। ठीक है, ये हुए फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है वो क्या है आपका रिकॉग्नाइजेशन टाइप्स। रिकॉग्नाइजेशन टाइप मतलब प्रत्याभिज्ञान, मतलब हमको क्या करना है, पहचान कर आंसर्स देने हैं। ठीक, तो इसमें इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं, प्रश्नों के साथ साथ उसमें एक से अधिक पॉसिबिलिटी आंसर दिए रहते हैं। इसमें से स्टूडेंट उस पॉसिबिलिटी आंसर को पहचान कर वहाँ पर फिल करते हैं। तो सबसे पहले आपका है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स से मतलब ये है कि यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा जिसमें से आपको, अगर वो सबको ये सही लगता है तो आप सही पर टिक करेंगे, और गलत लगता है तो वहाँ पर गलत पर टिक करेंगे। इसमें सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़कर ये बताना होता है कि वो स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है तो आपका मादर न्यूटन होता है, उसके बाद आपका ट्रू ऑब्लिक फॉल्स, तो अगर आपको वो सही लगता है तो आप सही पर टिक लगाइए, गलत लगता है तो गलत पर टिक लगाइए। फिर है आपका MCQ, ठीक है, मल्टीपल चॉइस टाइप। ये आजकल इसका पैटर्न बहुत चला है, अधिकतर एग्जाम इसी बेस पर होते हैं, या फिर आप इसको बहुविकल्पीय प्रश्न कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रश्नों में से हर प्रश्न के कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, जैसे टेलीविजन का आविष्कारक है, ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस देंगे, 4 ऑप्शंस देंगे। उस 4 ऑप्शंस में आपको जो आंसर सही लगे उस आंसर पर आप टिक लगाइए। ये हुए MCQ। इसके बाद देखिए आपका है क्या है, थर्ड क्या है, मैचिंग टाइप। तो मैचिंग टाइप में
इसमें से 2 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। मैचिंग टाइप के में आपके पास 2 कॉलम्स होंगे, या इसको बोल सकते हैं उचित संबंध जोड़िए। इसमें से एक कॉलम पे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, मतलब 1 वर्ड वाले रहते हैं क्वेश्चन, उसके सामने उनके और सेकंड कॉलम में आंसर लिखे रहते हैं, लेकिन वो आंसर सीक्वेंस में नहीं रहेंगे। आपको कॉलम ए से के सही आंसर को कॉलम बी पर मिलाना होता है। फिर है आपका क्लासिफिकेशन टाइप्स है। देखिए, क्लासिफिकेशन टाइप मतलब वर्गीकरण रूप। यहाँ पर कुछ शब्दों का समूह दिया रहता है, ग्रुपिंग दी रहती है, जिसमें से एक शब्द क्या होते हैं, मतलब 4 या 5 शब्दों का ग्रुप होगा, ठीक है। उसमें से आपको एक शब्द रहेगा जो चारों से अलग होगा। उन चारों में से एक अलग को क्या करना होता है, आपको पहचानना होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल पे है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर और लीटर। ये जो 5 ग्रुप है उसमें से आपको एक ग्रुप को कोई अलग है उसको पहचान कर सही आंसर पर टिक लगाना रहता है। इसके बाद है एनालॉजी टाइप। तो एनालॉजी टाइप मतलब सादृश्य अनुभव रूप, जिसमें से 3 ऑप्शन दिए रहते हैं। एक जैसे मान लीजिए जल का संबंध किससे, H2O से, उसी प्रकार हमारा जो भारी जल है उसका संबंध किससे होगा, ये पता करके वहाँ पर आपको फिल करना पड़ता है। पीरियड से रिलेटेड आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।